जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, पिछले 2 लेक्चर से मुझे पता है कि आपके यहाँ से जो नेट है वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा था, या बहुत सारे इलाकों से तो कल नेट बंद ही था। तो इसलिए बेटा मैंने पिछले 2-3 लेक्चर्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे अपलोड करके रखे। तो इसीलिए बेटा आज का जो लेक्चर है वो पुराने लेक्चर्स के साथ कोरिलेटेड है, क्योंकि जब आप पुराने लेक्चर्स नहीं समझ पाओगे तो आप आगे के लेक्चर्स अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए बेटा मैंने कल मैसेज भी आपको भेजी थी कि जिनको कल का लेक्चर मिस हुआ है तो वो प्लीज वेबसाइट पे उस लेक्चर को देख लेगा। तो अगर जिसने नहीं देखा तो मेहरबानी करके वो जरूर बेटा वो लेक्चर देखेंगे, क्योंकि उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म हमने कल डिस्कस किया था, जो लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा के बीच में ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से जो मेडुला होता है किडनी का, इनर पार्ट जो किडनी का होता है, वो बहुत ज्यादा हाइपर ऑस्मोटिक बनता है। अब बेटा आज का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं कल के लेक्चर को 5-6 मिनट के लिए, काउंटर करंट को मैं 5-6 मिनट के लिए और यहां डिस्कस करूंगा, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेहरबानी करके बेटा आप कल के लेक्चर को देख लीजिएगा, वेबसाइट पे अपनी अच्छी तरह से उसको देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा बहुत कल के लेक्चर को आपके लिए बेटा यहां पे रिपीट करने जा रहा हूं। तो देखिए बेटा, हमने पीसीटी तक सब कुछ स्टडी किया था। अगर आपको याद होगा, पीसीटी तक हमने सब कुछ स्टडी किया था। तो जब मैंने पिछले लेक्चर में, परसों के लेक्चर में पीसीटी आपको पढ़ाया था, तो फिर मैंने कहा था कि पीसीटी में 100% बेटा ग्लूकोज, अगर आपको याद होगा, 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड्स, 100% लैक्टिक एसिड, अगर आपको याद होगा, और बेटा 70 to 80% मैंने कहा था आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, शाबाश, 70 to 80% आपका वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, वो मैंने बेटा आपको बोला था। उसके बाद कल के लेक्चर में मैंने बेटा सारा लूप ऑफ हेनल के इर्द गिर्द पढ़ाया था, और मैंने कहा था कल के लेक्चर में कि जब बेटा अब फिल्ट्रेट आता है लूप ऑफ हेनल में, मगर पहले किस में आएगा? डिसेंडिंग लिम्ब में। एंड डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था परमिएबल टू सॉल्वेंट बट इम्परमिएबल टू सैल्यूट। तो जाहिर सी बात है, जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहां जा रहा है? नीचे। उसमें जो बेटा आपका वाटर है वो कहां निकलेगा? बाहर। तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो आपको पता है कि जो आपकी ऑस्मोलैलिटी है, ऑस्मोलैलिटी आपकी बराबर होती है टू सैल्यूट्स dissolved in 1 kilogram of water या सॉल्वेंट। सो दैट मींस कि आपका ऑस्मोलैलिटी यहां इंक्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब बेटा वाटर बाहर निकल रहा है, सोल्यूट्स नहीं बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली मेन सोल्यूट जो है सोडियम क्लोराइड, वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो लॉजिकली जितना जितना फिल्ट्रेट अब आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल में नीचे जाएगा, उतना उतना बेटा वो हाइपरटोनिक बनता जाएगा। फ्रॉम 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000, 1000 to 1100 and 1100 to 1200। सो जब तक ये डिसेंडिंग लिम्ब के टिप तक पहुंचेगा, तब तक आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक बना हुआ होगा, और उसकी हाइपरटोनिसिटी जो है वो कहां तक चली गई होगी? 1200 मिली ऑस्मोल्स। उसके बाद बेटा मैंने कल के लेक्चर में कहा था, जब ये फिल्ट्रेट अब ऊपर की ओर जाएगा इन द असेंडिंग लिम्ब, तो असेंडिंग लिम्ब में अब उल्टा है। दिस पार्ट इज परमिएबल टू, शाबाश बेटा, सैल्यूट, एंड इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट, अगर आपको याद होगा। तो ये NaCl को बाहर धकेलेगा और वाटर को बेटा रिटेन करके रखेगा। सो दैट मींस कि अब यहां पे वाटर ज्यादा हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड कम, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी रिवर्सल इन द ऑस्मोलैलिटी। सो जाहिर सी बात है 1200 से बेटा अब घटेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, ये 1100 आएगा। 1100 से बेटा शाबाश 1000, 1000 से 900, 900 से 800, 800 से 700, 700 से 600, 600 से 500, 500 से 400, 400 से 300, 300 से 200 और 200 से 100। मगर मैंने कल कहा था कि टेक्स्ट बुक में यहां कितना लिखा है बेटा? 200, आपको याद होना चाहिए, मगर यहां पर ये कितना जाएगा? 100। और आगे जाके जब ये डीसीटी की ओर बढ़ेगा तो ये फर्दर बेटा घट जाएगा, और इसकी टॉनिसिटी कितनी आएगी? 50 मिली ऑस्मोल। सो जाहिर सी बात है, कल के लेक्चर में हमने कहा था कि डिसेंडिंग लिम्ब में पानी बाहर निकलता है, और असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड एक्सक्लूसिवली बाहर निकलता है। डिसेंडिंग लिम्ब में इसीलिए बेटा फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक बनता है अप टू 1200 मिली ऑस्मोल्स, और जब ये असेंडिंग लिम्ब की ओर दौड़ता है अलॉन्ग विद बेटा थोड़ा बहुत, अगर हम डीसीटी को भी कंसल्ट करेंगे, तो ये 50 मिली ऑस्मोल्स तक चला जाता है, हाइपोटोनिक बनता है।
और फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि सर जो वाटर यहां से निकला और जो सोडियम क्लोराइड यहां से निकला वो जाएगा कहां? बेटा कहीं तो जाएगा ना, क्योंकि ये वाटर यहाँ मेडुला में आ रहा है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इस लिम्ब से बेटा मेडुला में आ रहा है। ये वाटर और जो वाटर निकलता है आपके डिसेंडिंग लिम्ब से, जाता कहां है? और जो सोडियम क्लोराइड आपके असेंडिंग लिम्ब से निकलता है, ये जाता कहां है? इसके लिए बेटा कल के ही लेक्चर में मैंने आपको एक और डायग्राम दिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो ये वो डायग्राम है जो आपके सामने आ रही है। कहां जाएगा ये वाटर और कहां जाएगा ये सोडियम क्लोराइड? काउंटर करंट, अब याद करो कल का लेक्चर मैंने कहा था कि लूप ऑफ हेल के इर्द गिर्द वासा रेक्टा है, एक ब्लड वेसल है, दैट्स कॉल्ड एज वासा रेक्टा, जो इसके इर्द गिर्द होती है। मगर बेटा जरा गौर से देखिएगा, काउंटर करंट में मैंने कल कहा था, अगर आपको कल का लेक्चर है इसलिए बेटा आज अब जरूरी वेबसाइट पे कल का लेक्चर देखना, आज मैं उसको तेजी के साथ बोल रहा हूं, कल मैंने पढ़ा बपढ़ा स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाया था। जरा गौर से देखिएगा, काउंटर करंट मैंने कल आपको बोला था, काउंटर करंट यहां दो है। दो किस्म के काउंटर करंट्स यहां पे होते हैं। काउंटर करंट मीन जब फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शंस में चलेगा, कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो चाहे वो ब्लड हो। अगर आप वासा रेक्टा को देखोगे, वासा रेक्टा में बेटा ब्लड ऐसे नीचे आता है जहां पर मैंने अभी अभी रेड एरो दिया, और फिर ब्लड बेटा बाहर निकलता है जहां पर मैंने रेड एरो से बाहर ब्लड को निकाला। सो दैट मींस कि वासा रेक्टा में ब्लड बेटा इस डायरेक्शन में चल रहा है, और जो लिम्ब वासा रेक्टा का नीचे जा रहा है, दैट्स कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब of vasa recta, and this one is called as ascending limb of vasa recta. Descending limb of vasa recta में ब्लड नीचे जा रहा है और ascending limb में ब्लड ऊपर। सो बनो ना काउंटर करंट ऑफ बेटा वासा रेक्टा, क्योंकि वासा रेक्टा में डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड नीचे की ओर जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर आ रहा है। सो दैट मींस कि वासा रेक्टा के जो दो लिम्ब्स है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, उनमें ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद अगर मैं लूप ऑफ हैंडल पे अब आऊंगा, लूप ऑफ हैंडल में भी दो लिम्स है ना, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहां जा रहा है, जो मैं अभी बेटा आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं, नीचे जा रहा है। और असेंडिंग लिम्ब में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहां जा रहा है, ऊपर, जो मैं एरो के जरिए ऊपर दिखा रहा हूं। सो दैट क्लियरली इंडिकेट जब आप बेटा लूप ऑफ हैंडल का डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब देखोगे, उनमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। सो वासा रेक्टा के दो लिम्स में ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में, तो गो ये काउंटर करंट ऑफ वासा रेक्टा। और बेटा आपका लूप ऑफ हैंडल में जो डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है, उनमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। सो दैट इज द काउंटर करंट ऑफ लूप ऑफ हैंडल। So two counter currents operate within your kidney, one between the descending limb of vasa recta and ascending limb of vasa recta, and another between the descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle। और फर्क ये कि वासा रेक्टा में ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स में, और जो आपका बेटा लूप ऑफ हेंल है वहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा है इन डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग। उसके बाद मैंने अभी कहा कि जो वाटर अब निकलता है ना बेटा आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेंल से, वो डायरेक्टली चला जाता है किसमें बेटा, इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। और जो सोडियम क्लोराइड निकलता है ना आपके बेटा शाबाश असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेंल से, वो चला जाता है इन द ब्लड ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। मगर बेटा इससे एक परेशान, अब देखिए बेटा काउंटर करंट इसी को कहते हैं, और इस काउंटर करंट से आप देखिए क्या होगा। आपको पता है कि ब्लड की जो टॉनिसिटी है, ऑस्मोलैलिटी है, वो हमेशा 300 मिली ऑस्मोल्स होनी चाहिए। और मैंने कहा था बेटा ये ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, आपका ब्लड जो है उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो हमेशा 300 मिली ऑस्मोल्स रहनी चाहिए। मगर जब बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा को आप देखोगे, उसमें जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली NaCl को रिसीव कर रहा है ना फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेंल। इसकी वजह से जो ब्लड अब डिसेंडिंग लिम्ब में है वो हाइपरटोनिक बन रहा है। पहले जब वो एंटर कर रहा था ब्लड बेटा 300 मिली ऑस्मोल्स, अगर आप यहां देखेंगे, और जूं ये सोडियम क्लोराइड को एक्सेप्ट करता जाएगा बाहर से, यहां मैं एरो दिखा रहा हूं, तो जब ये सोडियम क्लोराइड को एक्सेप्ट करता जाएगा तो ब्लड बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में हाइपरटोनिक होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये कहां तक पहुंचेगा बेटा, अप टू 1200 मिली ऑस्मोल्स। अब जब ये 1200 मिली ऑस्मोल्स तक पहुंचा, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये 1200 मिली ऑस्मोल्स तक पहुंचा क्योंकि मजबूर है इसको सोडियम क्लोराइड को एक्सेप्ट करना है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेंल, क्योंकि दैट रीजन इज परमिएबल टू सॉल्यूट्स एंड इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट। अब जब सोडियम क्लोराइड मेडुला में आया, बता बेटा इसका कहां का एक्सेप्ट करूं, एक्सेप्ट कुछ उसका बेटा ब्लड किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा।
मगर इसकी वजह से जो ब्लड डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में आया, सुगोना जिसको मैं ब्लैक पेन से एनसर्कल कर रहा हूं 1200 मिली ऑस्मोल्स, हाय बेटा दिमाग इस बुलडसमस का सुन, अब ये सोडियम क्लोराइड वापस बाहर निकलना शुरू कर देता है। सो जो सोडियम क्लोराइड बेटा शब्द बाय डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा ने एक्सेप्ट किया था फ्रॉम द असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, अब वो बेटा अमानत के तौर पे उस सोडियम क्लोराइड को वापस फेंक रहा है, और ये सोडियम क्लोराइड अब अटक जाएगा किसमें बेटा, मिडला में। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकलता जाएगा शाबाश फ्रॉम द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनल, फिर जाएगा इन द ब्लड ऑफ डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा, और फिर ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा से सोडियम क्लोराइड वापस निकलता जाएगा और किसमें अटकता जाएगा, इन द, शाबाश बेटा गौर से देखिएगा, इन द मेडुला। सो दैट मींस कि मेडुला में अब सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और वो बराबर मैच करेगी विद द सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन विद इन द असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा। देखिए कैसे, जरा गौर से देखिएगा, यहां सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है ना 1100, यहां सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है ना 1000, यहां 900, यहां 800, यहां 700, यहां 600, यहां 500, यहां 400, यहां 300। अब बेटा यहां पे सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है ना, यहां पर भी सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, यहां पर भी सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, हर किसी जगह सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है और किसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, इन द मेडुला। अब जब सोडियम क्लोराइड बाहर निकला, जरा गौर से देखिएगा, सोडियम क्लोराइड कंटिन्यूअसली बाहर निकला, अंदर कंसंट्रेशन 1200 है, बाहर भी कंसंट्रेशन 1200 आएगी ना सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन अंदर है विद इन द ब्लड ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा, उतनी ही सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बेटा अब आपकी मेडुला में भी आएगी। यहां 1200, यहां 1200, यहां 1100, यहां 1100, अंदर बेटा 1000 विद इन द ब्लड ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा, बाहर भी ये 1000 आएगा, अंदर 900, बाहर भी 900, अंदर 800, बाहर भी 800, अंदर 700, बाहर भी 700, अंदर 600, बाहर भी 600, अंदर 500, बाहर भी 500, अंदर 400, बाहर भी 400, अंदर 300 और बाहर भी 300, so on and so on। so that means कि जो अंदर की कंसंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड की, उतना सोडियम क्लोराइड निकलता जाएगा जितना बेटा अंदर कंसंट्रेशन है, तब तक निकलता जाएगा जब तक अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रेट नहीं हो जाएगी। तो क्या मैं अब हक के साथ बोलूं कि इस काउंटर करंट मैकेनिज्म से विच ऑपरेट्स बिटवीन द वासा रेक्टा एंड द लूप ऑफ हेनल, इसकी वजह से जो मेडुला है, मेडुला उसमें नमकीन मजा क्या आएगा, ज्यादा, उसमें साल्टी नेचर क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि उसमें साल्ट कंटिन्यूसली निकलता जाता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो साइक्लिक बेटा फिनोमिना में चलती रहती है। सोडियम क्लोराइड निकलता है, वापस जाता है, निकलता है, वापस जाता है, मगर इसकी वजह से जो मेडुला आपका है वो बराबर बेटा हाइपरटोनिक बनता है। सो जितना जितना अगर आप देखेंगे, ये कॉर्टेक्स है, यहां पर मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये कॉर्टेक्स है और ये आपका मेडुला है, जितना जितना आप मेडुला में अंदर जाते जाएंगे उतना उतना मेडुला जो है वो नमकीन होता जाएगा, उसमें साल्टी नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो ये तो था बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से बेटा आपका मेडुला हाइपर ऑस्मोटिक बनता है, हाइपरटोनिक बनता है। उसके बाद बेटा अब एक और चीज अब निकलता है यहां से, एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरिया। जरा गौर से देखिएगा, मैं एक और डायग्राम आपके सामने ला रहा हूं जिसपे आपको बेटा नजर रखनी पड़ेगी, मेहरबानी करके बेटा नजर रखिएगा, बराबर बेटा उस डायग्राम पे आप नजर रखिएगा। ये डायग्राम मैंने यहां पे लाई, जरा गौर से यहां पर देखिएगा। एक तो सोडियम क्लोराइड निकला, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से आपका जो मेडुला है वो हाइपरटोनिक बना, ये आपका मेडुला है। सो जितना जितना मेडुला में अंदर जाते जाएंगे तो मेडुला आपका हाइपरटोनिक बनेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कहां से निकला बेटा, शाबाश, फ्रॉम द जो आपकी लिम्ब है, कौन सी लिम्ब है आपकी बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से कंटिन्यूअसली निकलता जाता है ना, और अब यहां पर सोडियम क्लोराइड अटका और इसकी वजह से आपका जो मेडुला है वो हाइपरटोनिक बना। एक और चीज बेटा आपके मेडुला को हाइपरटोनिक बनाएगा, खुदा के लिए बेटा नजर रखिएगा, जो यूरिया होता है ये कंटिन्यूअसली कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है, और जब यूरिया कंटिन्यूअसली कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है ये बेटा फिर आपके जाता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, ये है ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल।
सो दैट मींस कि यहां पे यूरिया का भी कंटिन्यूअसली बेटा इनफ्लक्स या रिलीज होता है, लूज होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट और चला जाता है बेटा मिडुला में, और फिर ये यूरिया कंटिन्यूअसली चला जाता है इन द असेंडिंग लिम्ब। सो बेटा यूरिया का कंटिन्यूअस रिसाव है ना, कहां से? शाबाश, कलेक्टिंग डक्ट से, और कंटिन्यूअसली किस में चला जाता है बेटा? शाबाश, विद इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। सो दो चीजें अब आपके मेडुला में चल रही है। एक तो आपका NaCl जो निकलता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और दूसरा आपका यूरिया जो निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से कंटिन्यूअसली और चलता रहता है आपके मेडुला में, और फिर अल्टीमेटली जाता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। सो ये यूरिया कंटिन्यूअसली बेटा निकलता है कहां से? फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, जाता है किसमें? शाबाश बेटा आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, फिर जाता है बेटा आपके डिस्टल कल्नेटेड ट्यूब्यूल में, फिर जाता है आपके कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर निकलता है। इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता रहता है। मगर ये यूरिया जो है जब आपके मेडुला में चलता है, ये आपके मेडुला को हाइपर ऑस्मोटिक बनाता है, जिसकी वजह से आपका जो मेडुला है उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और बराबर एंड पे कहां तक पहुंचती है? 1200 मिली ऑस्मोल्स। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि क्यों आपका जो मेडुला है वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है, हाइपर टॉनिक होता है, उसकी ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होती है, तो याद रखेंगे, बोलेंगे सर मेडुला में दो चीजें ऑपरेट करते हैं। एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स बिटवीन वासा रेक्टा एंड शब्बा बेटा लूप ऑफ हेनल, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से कंटिन्यूअसली निकलता है और अटक जाता है और जमा हो जाता है किसमें बेटा? मेडुला में, और बराबर वही कंसंट्रेशन अटेन करता है जो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है वासा रेक्टा में। उसके बाद एक और चीज बेटा इसको हाइपर ऑस्मोटिक बनाता है, दैट इज यूरिया, जो कहां से निकलता है बेटा? फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट और चला जाता है बेटा इनटू द असेंडिंग लिम्ब। सो यूरिया और NaCl की वजह से जो मेडुला है वो आपका हाइपर ऑस्मोटिक बनता है। इस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी, इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। बेटा क्लियर हुआ? तो चलिए बेटा अब हम आज का लेक्चर स्टडी करेंगे। तो चले बेटा आज का लेक्चर अब हम लेंगे, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पे था। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है वो वीडियो लेक्चर देखेंगे बेटा वेबसाइट पे, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो चले बेटा अब हमने लूप ऑफ हैंडल को खत्म किया, अब हम मूव करेंगे एको रीजन की ओर, एंड दैट्स कॉल्ड एज DCT। और देखेंगे बेटा DCT में क्या क्या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, किस किस चीज की ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो चले बेटा अब मैं आपके सामने अब नेक्स्ट स्लाइड बेटा ला रहा हूं, एंड दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन DCT। ये भी बहुत खतरनाक लेक्चर है और बहुत ही मजेदार लेक्चर है, क्योंकि यहां पर भी अब आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि मैं DCT का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन स्टडी करवाऊं, मुझे आपको बेटा एक डायग्राम पे लेना पड़ेगा, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो मुझे आपको यहां पे समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा अब मेरे साथ यहां पे एक डायग्राम पे आप आइए। प्लीज बेटा नजर खुदा के लिए अब यहां पे बराबर रखिएगा, मेहरबानी करके बेटा बराबर नजर रखो, ताकि मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या बना। ये बेटा अब आपका कॉर्टेक्स है, और ये बेटा यहां पे ब्लैक लाइन के नीचे मेडुला है। नजर रखो बेटा बराबर, टाइम लगने दो, इसमें एक दो लेक्चर्स अलावा लग रहे हैं, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ाने जा रहा हूं। तो लॉजिकली बेटा अगर टाइम ज्यादा भी लगेगा कोई परेशानी नहीं है। पशपेट वाल उनके यहां पे टॉनिस्टी कितनी थी? 300 मिली ऑस्मोल्स। वेरी गुड। फिर बेटा PCT में आपने देखा यहां पे 100% सोडियम, सॉरी ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड्स, 100% लैक्टिक एसिड रिएब्सॉर्ब हुआ, पढ़ा है मैंने। और उसके बाद बेटा यहीं पे 90% बाइकार्बोनेट आयंस रिएब्सॉर्ब हो गए, और यहीं पे आपका बेटा 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या वाटर है वो रिएब्सॉर्ब हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कि यहां पर भी टॉनिस्टी जो है वो 300 मिली ऑस्मोल्स रहेगी, बिकॉज दिस रीजन इज परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स। उसके बाद अब ये फिल्ट्रेट जा रहा है किसमें बेटा? इनटू द लूप ऑफ हेनल, डिसेंडिंग लिम्ब, और डिसेंडिंग लिम्ब अब मैं वाटर जो है वो कहां निकलेगा बेटा? बाहर, जो मैंने अभी आपको कहा। और इसकी वजह से जब वाटर बाहर निकलेगा तो जो ऑस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जाएगा 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 and 1200।
उसके बाद बेटा जब अब ये जाएगा ऊपर की ओर, अब इस रीजन में सोडियम क्लोराइड कहां निकलेगा, बाहर। शाबाश, जो बेटा कौन एक्सेप्ट करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और उसके बाद इसी सोडियम क्लोराइड को वापस फेंका जाएगा मिडुला में फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जो मैंने अभी आपको कहा। तो इसकी वजह से रिवर्सल ऑस्मोलैलिटी का हो जाएगा, ये आएगा 1100, क्योंकि जितना जितना सोडियम क्लोराइड निकलता जाएगा सोल्यूट कम होता जाएगा, सोल्यूट कम होता जाएगा तो ऑस्मोलैलिटी बेटा कम होती जाएगी। 900 या 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300 एंड 200। और जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो 100 की ओर चला जाएगा, और जब ये डीसीटी के इनिशियल स्टेजेस पे आएगा तो वहां पे 50 तक जाएगा। कैसे वो आगे देखेंगे, आप जरा बेटा गौर से देखिएगा, मेहरबानी करके देखिएगा। यहां पर मैंने आपको काउंटर करंट की वजह से पढ़ाया कि मेडुला कैसे बेटा हाइपरटोनिक होगा। तो मेडुला हाइपरटोनिक हो जाएगा दो चीजों की वजह से, एक तो NaCl और दूसरा किसकी वजह से, यूरिया। टेक्स्ट बुक में भी लिखा है यूरिया कहां से निकलता है बेटा, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, और फिर किसमें वापस चला जाता है, इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। मगर यूरिया आ रहा है ना आपके मेडुला में, और यूरिया एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें ऑस्मोलैलिटी होती है। तो नतीजन तौर पे यूरिया की वजह से और NaCl की वजह से आपका जो बेटा शाबाश मेडुला है वो हाइपरटोनिक बनेगा। उसके बाद बेटा अब हम रुजू करेंगे ना टुवर्ड्स द डीसीटी, और देखेंगे बेटा डीसीटी में क्या होगा। तला बेटा ये और कुन ख्याल अगर वो लोअर पॉइंट एस्पेक्ट हायर साइड के लोअर साइड ये है ना कि टीसीटी में 70% वाटर लोअर साइड पे ले रहा हूं, लोअर साइड पे ले रहा हूं, नहीं तो 70 to 80 है एज पर टेक्स्ट बुक, मैं लोअर साइड पे जाऊंगा। 70% वाटर और 70% NaCl रीअब्सॉर्ब हुआ, गोवा किन्ना। सो दैट मींस अगर मैं टेक्स्ट बुक के लिहाज से जाऊंगा 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में मेन है ना सोडियम क्लोराइड, और वाटर बेटा रीअब्सॉर्ब होता है। चले मैं अब लोअर साइड पे जाऊंगा, सो दैट मींस कि आपके पीसीटी में 70 to 80% जो वाटर है, 70 to 70% वाटर एंड 70% NaCl रीअब्सॉर्ब हुआ, लोअर साइड पे चला गया। उसके बाद हम आएंगे अब बेटा जो आपका यहां पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल है, इसमें 10% वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। नजर बराबर रखो बेटा, नजर बराबर रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें 10% वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है। और उसके बाद बेटा जब हम आएंगे असेंडिंग लिम्ब पे, इसमें सोडियम क्लोराइड लगभग टेंटेटिवली बेटा, टेंटेटिवली मैं कह रहा हूं 20% रीअब्सॉर्ब होता है। सो दैट मींस कि बेटा अगर हम वाटर को देखेंगे 70% ये रीअब्सॉर्ब हुआ पीसीटी पे, और 10% ये रीअब्सॉर्ब हुआ शाबाश किस पे बेटा, इन द डिसेंडिंग लिम्ब। कुल मिला के वाटर कितना रीअब्सॉर्ब हुआ शाबाश, अभी तक 80% असेंडिंग ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल है, सो 80%। सो दैट मींस कि डीसीटी में अब जब ये फिल्ट्रेट जाएगा आत्मन आसना वाटर विन 20%। नजर बराबर रखो बेटा क्या बोला जा रहा है। और उसके बाद बेटा अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखेंगे, सोडियम क्लोराइड जो है वो 70% बेटा पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हुआ, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल में चलिए टेंटेटिवली मैंने लिया 20% गुना 70 प्लस 20 को 90। सो दैट मींस कि आपके डीसीटी में जो सोडियम क्लोराइड है वो अभी भी कितना है, 10%। सो दैट मींस कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब बेटा डीसीटी की ओर चला जा रहा है, उसमें अभी भी वाटर कितना है बेटा, 20%, और सोडियम क्लोराइड अभी भी कितना है, 10%। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि अब मेरा लेक्चर बेटा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। सो अब बेटा जब मैं लूप ऑफ हेनल से टुवर्ड्स द डीसीटी की ओर जा रहा हूं और देखूंगा कि डीसीटी में क्या क्या गुल खिलेंगे, वहां पे क्या क्या रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी, तो आपको दिमाग में यह होना चाहिए कि डीसीटी तक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गया अभी भी उसमें 20% वाटर है और 10% सोडियम क्लोराइड बचा है। बेटा 80% वाटर कहां गया, 90% सोडियम क्लोराइड कहां गया। 90% सोडियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब दो जगह किया गया, एक तो पीसीटी में एंड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, और 80% वाटर को बेटा दो जगह रीअब्सॉर्ब किया। लोअर लेवल पे मैं जा रहा हूं इन द पीसीटी एंड इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो ये बना कि पीसीटी तक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जाएगा उसमें बेटा वाटर अभी भी 20% है और NaCl 10% है, और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटीज है। अब कुछ ऐसा होना चाहिए पीसीटी में, सॉरी डीसीटी में, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, जिसमें ये वाटर और शाबाश सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। इससे पहले कि अब हम आए कि डीसीटी पे सोडियम क्लोराइड और वाटर कैसे रीअब्सॉर्ब हो जाता है,
हमें पहले बेटा डीसीटी का एक स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा, एंड दैट्स कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, क्योंकि तब तक हराम है आगे पढ़ाना जब तक आपको बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के बारे में नहीं पता चलेगा, जो बेटा डीसीटी के साथ एसोसिएट होता है। सो डीसीटी को मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए बेटा डीसीटी में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से पहले मैं आपको एक कांसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, एंड दैट्स कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। और खतरनाक कांसेप्ट और बहुत ही मजेदार कांसेप्ट, जिसमें आपको इंतहाई मजा आएगा सुनने में और बेटा फिर समझने में। तो चले बेटा, अब मैं सबसे पहले डीसीटी का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ाने से पहले, जैसे मैंने कल बेटा लूप ऑफ हेनल में पहले ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा है, पहले मैंने काउंटर करंट पढ़ा है, इसी तरह बेटा आज मैं डीसीटी में सबसे पहले बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus को टच करूंगा, और उसके बाद बेटा हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को टच करेंगे। मगर इतना आप खुदा के लिए याद रखेंगे, शाबाश, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो डीसीटी तक अभी अभी पहुंचा, वाटर 20%, सोडियम क्लोराइड 10%, इथे तो कुंजाई लिखित ताकि बेटा मैं पे पीछे पाती बेन पेन बे1 के। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो अब डीसीटी तक गया, शाबाश, उसमें वाटर 20%, NaCl 10%, एक चीज। और उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हम डीसीटी के अभी नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले हम एक कांसेप्ट लेंगे डीसीटी का, एंड दैट कांसेप्ट इज कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें ये आंकड़ा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर 20%, NaCl 10%। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बेटा अब हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus पहले स्टडी करेंगे। प्लीज बेटा अब नजर यहां की ओर रखिएगा, आपके स्लाइड पे, आपके स्क्रीन पे अब स्लाइड आ रहा है जिसमें मैंने बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus को पढ़ा है। तो चलिए बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए और बहुत ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus क्या है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा है। डीसीटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो डीसीटी है इसको बेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल एंड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल। बहुत आसान, क्योंकि अगर मैं यहां पे कोने में एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, ये बेटा आपका बोमेंस कैप्सूल, ये आपका पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनल, ये शुरू हुआ अब ब्लैक पेन से जो मैं बना रहा हूं, ये आपका शुरू हुआ बेटा डीसीटी। तो डीसीटी का जो पहला पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट होता है, जिसको मैंने 2 कलर से बेटा यहां पे बनाया, एक तो ब्लैक कलर से बनाया और दूसरा ब्लू कलर से बनाया। इसके इनिशियल पार्ट को हम कहते हैं अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, और जो बेटा ब्लू पेन से मैंने बनाया उसको हम कहते हैं लेट डिस्टल ट्यूब्यूल। इसमें बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका बेटा डीसीटी है उसमें कुल मिला के 2 पार्ट्स है। पहले हिस्से को जो लूप ऑफ हेनल के साथ सटा हुआ है, दैट्स कॉल्ड अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, और जो बेटा फिर अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल के आगे वाला हिस्सा है, दैट्स कॉल्ड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल। उसके बाद जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये बेटा याद था, जो आपका अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल है वही बेटा शाबाश पार्टिसिपेट करता है एक स्ट्रक्चर बनाने में, दैट्स कॉल्ड ए जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। लेट डिस्टल ट्यूब्यूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus बनाने में पार्टिसिपेट करता है, तो गोली की रफ्तार से जवाब दीजिएगा, सर अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus provides built-in mechanism within the kidneys for the regulation of glomerular filtration rate। बेटा इतना उन पर विनिफिक्री के इसकी खाल खींची जाएगी 2 दिन के बाद, जब मैं बेटा किडनी के तमाम फंक्शंस एक ही बैनर के तले लाऊंगा, एंड दैट्स ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, जहां पर बेटा आपको ये पढ़ाया जाएगा ना। फिलहाल याद रखो कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus है ये किडनी के जीएफआर को मेंटेन करता है। याद करो बेटा जीएफआर, मैंने कहा था कि जो जीएफआर है वो 20% होता है। कैसे? क्योंकि किडनी कितना फिल्ट्रेट 1 मिनट में बनाती है, मैं नीचे कोने में लिख रहा हूं 125, कितना ब्लड इसमें आता है 625 into 100 is equal to 20%। सो दैट मींस जो किडनी की फिल्ट्रेशन रेट होती है वो खाली 20% होती है, ये 100% ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं करते। और अल्लाह पाक की कसम बेटा, जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये हमेशा 20% रहनी चाहिए, ना ये 20% से कम, ना ये 20% से ज्यादा, क्योंकि अगर कम किडनी प्रॉब्लम में आएगी और अगर ज्यादा तो किडनी प्रॉब्लम में आएगी। सो ना इसका कम होना किडनी के लिए ठीक है, ना इसका ज्यादा होना किडनी के लिए ठीक है। सो आज के बाद सारे बच्चे याद रखेंगे कि जीएफआर को 20% पे मेंटेन करने के लिए अल्लाह पाक ने
अपने किडनीज के अंदर एक इनबिल्ट और स्ट्रक्चर्स रखे हैं, एंड दोज इनबिल्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, और ये किडनी के जीएफआर को मेंटेन करके रखते हैं। कैसे? आम खाओ भी पेड़ मत गिनो। पेड़ बेटा आपको 2 लेक्चर्स के बाद गिनवाए जाएंगे। फिलहाल इतना याद रखो, इस दिमाग में एक बात सटा के रख दो कि जो जीएफआर है किडनी का, उसको मेंटेन करने के लिए अल्लाह पाक ने किडनी के अंदर ही एक स्ट्रक्चर रखा है, दैट्स कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। बाकी कुछ नहीं याद रखना है। कैसे जीएफआर को मेंटेन करता है, अभी बेटा वो आपका काम नहीं है, वो आपके काम की चीज नहीं है। वो हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के बाद जब हम किडनी का लास्ट लेक्चर देंगे उसमें बेटा आपको ये पढ़ाया जाएगा। मगर फिलहाल बेटा जीएफआर को मेंटेन करने के लिए किडनी में अल्लाह पाक ने क्या रखा बेटा, एक apparatus, बहुत सारे बेटा स्ट्रक्चर्स रखे, एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। और उसको बनाने के लिए पहला एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आया, दैट्स अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल। बेकुशात बनावा, गौर से देखिएगा। Juxtaglomerular apparatus is a spatial sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule। वो तो मैंने अभी कहा कि इसको बेटा इस apparatus में पार्टिसिपेट कौन करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अर्ली पार्ट की लेट पार्ट, अर्ली पार्ट, एंड शाबाश बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या थे समझ ना सर? सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus में 2 स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन के पार्टिसिपेट करते हैं। 2 स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन के बेटा काम करते हैं मिलजुल के। वन इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड अनदर इज द एफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट नहीं, एफरेंट, एट द जंक्शन ऑफ दियर कॉन्टैक्ट, जहां पर ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सर अब दिखाइए ना कि ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो एक डायग्राम पहले आपके स्क्रीन पे आएगी, उसके बाद मैं वापस इस स्लाइड को ला रहा हूं ताकि बेटा आपको पता चले कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus आपको कहां पे मिलेगा और ये क्या होता है। सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल। दिमाग बराबर रखो बेटा, तूफानी लेक्चर चल रहा है, इस पे आप नजर बेटा बराबर पैनी नजर रखो। तो चले बेटा अब हम देखेंगे एक डायग्राम पे, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट पुख्ता हो जाएगा कि कहां पे होता है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। स्लाइड को मैंने चेंज किया, स्लाइड को मैंने चेंज किया, जरा गौर से देखिएगा। ये है ना आपकी डायग्राम, यहां पे इस डायग्राम पे नजर रखो जिसको मैंने ऊपर टिक किया। जूम करो इस डायग्राम। ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपका बेटा यहां पे पीसीटी है, ये आपका लूप ऑफ हेनल है। असली डायग्राम बेटा नेफ्रॉन की ऐसी होती। सर अभी तक क्यों नहीं दिखाया? क्यों दिखाता बेटा? क्यों आपके दिमाग में खलबली उठाता? आज खलबली उठाएंगे। असली डायग्राम बेटा नेफ्रॉन की ये है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल, शाबाश, ये आपका पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनल, और ये आपका डीसीटी। जरा गौर से देखो बेटा, जो ये डीसीटी है ये एक जगह मिल जाता है ना विद द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। सो जहां पर बेटा ये डीसीटी का वॉल मिलता है विद द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, चलो मैं इसको एक कलर दूंगा ताकि बेटा आपको नजर अच्छी तरह से पड़े। ये ब्लू कलर देख रहे हो, वेरी गुड, शाबाश बेटा। उसके बाद ये रेड कलर देख रहे हो जो आपके स्क्रीन पे यहां पे आ रहा है, जो मैं बना रहा हूं। सो दिस रेड कलर इज द वॉल ऑफ डीसीटी एंड ब्लू कलर इज द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। सो जिस जगह एफरेंट आर्ट्रियोल का वॉल आता है इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ शाबाश बेटा डीसीटी, this region is called as juxtaglomerular apparatus। इसी रीजन को हम बेटा एक नाम देते हैं जिसको मैं व्हाइट कलर से यहां एनसर्कल कर रहा हूं, या बेटा किसी और कलर से एनसर्कल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो बेटा चलिए इस कलर से हम एनसर्कल कर रहा हूं। दिस रीजन इज कॉल्ड एज juxtaglomerular apparatus। सो आज के बाद बेटा अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज juxtaglomerular apparatus, तो गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर juxtaglomerular apparatus is formed when where the wall of DCT comes in contact with the wall of efferent arteriole। यहां पर wall of efferent arteriole में और wall of DCT में कुछ खास किस्म की सेल्स होती है जो मिलजुल के एक स्ट्रक्चर को बना डालती है, एंड दैट्स कॉल्ड juxtaglomerular apparatus, जो हमारा बेटा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करके रखता है। तो चले बेटा अब हम देखेंगे यहां पर क्या क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेटा आपके juxtaglomerular apparatus पे होते हैं जो आपका शाबाश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करके रखता है। तो चले बेटा वापस मैं उसी स्लाइड पे आ रहा हूं जिस स्लाइड को मैंने अभी अभी छोड़ा था। तो नजर बेटा बराबर रखिएगा, जिस स्लाइड को मैंने अभी छोड़ा था। तो देखिए बेटा अब मैंने क्या कहा। Juxtaglomerular apparatus is a spatial sensitive region formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole at the junction of their contact.
एट JGA वॉल ऑफ, इसको डायग्रामेटिकली मैं फिर अच्छी तरह से और दिखाऊंगा, मगर फिलहाल बेटा आप याद रखिएगा, एट JGA juxtaglomerular apparatus wall of distal convoluted tubule contains specialized cells। जहां पर बेटा ये डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल का वॉल टच में आता है विद द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, वहां पे खास किस्म की सेल्स होती है विच आर सेंसिटिव टू केमिकल्स स्पेशली सोडियम क्लोराइड, इसीलिए इनको कीमोरिसेप्टर्स कहते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं मैक्युला डेंसा सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? मैक्युला डेंसा सेल्स। सो आज के बाद अगर आपको टेक्स्ट बुक में बेटा सारा लिखा है, आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो मैक्युला डेंसा सेल्स होती है कहां पे होती है, गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर इन द वॉल ऑफ डीसीटी। क्या हर किसी जगह ये वॉल ऑफ डीसीटी पे होते हैं? नहीं सर, ये खाली वहां पे होती है वॉल ऑफ डीसीटी पे जहां पे आएगा इन कांटेक्ट, इन टच विद द वॉल ऑफ efferent arteriole, while as the wall of efferent arteriole contains specialized cells called juxtaglomerular cells। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, यहां पे अब आपको दो किस्म की सेल्स मिलती है। ये बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये आपका डीसीटी है यहां पे, प्लीज नजर, और ये आपका यहां पे शाबाश बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना, यहां पर बेटा जो डीसीटी है और ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहां पर डीसीटी के वॉल में खास किस्म की सेल्स होती है एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज मैक्युला डेंसा, एमडी। और जो बेटा आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल में यहां पे खास किस्म के वॉल्स में सेल्स होती है जहां पर ये कांटेक्ट में रहते हैं एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। बस बेटा यही पे होते हैं एट द साइट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप बाकी डीसीटी पे देखेंगे जहां पर ये बेटा कांटेक्ट में नहीं है विद द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, तक मैक्युला डेंसा सेल्स के। सो मैक्युला डेंसा सेल्स आपको बेटा डीसीटी के वॉल में खाली वहां पर मिलेंगे जहां पर ये इन कांटेक्ट विद द एफरेंट आर्ट्रियोल, और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स आपको एफरेंट आर्ट्रियोल के वॉल में खाली वहां पर मिलेंगे जहां पर बेटा होते हैं इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ डीसीटी। मगर बेटा जो मैक्युला डेंसा सेल्स है, दे आर कीमोरिसेप्टर्स एंड दे आर सेंसिटिव टू NaCl। और जो बेटा आपका शब्बा बेटा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, दे आर बेटा स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स। इन एक्चुअली बेटा स्मूथ मसल सेल्स कैसे, वो बेटा रेगुलेशन में मैं सारा पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus कहां पे होता है और इसमें कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है। सरा बेटा अब यहां पर गौर से देखिएगा, तलाया खुदा सिंध खद्र थे नजर बराबर बेटा, प्लीज मेहनत बहुत ज्यादा चल रही है बेटा, इस पे मेहरबानी करके मेहनत को जाया मत होने दीजिए। तो आप भी बेटा पूरी तरह से फोकस कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप बेटा ये यहां पे है ना जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जो नीचे आप डायग्राम में देख रहे हो जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, इसका सॉरी जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus गोडनेट कौन सा सेल आया, मैक्युला डेंसा, जो किसमें इन द वॉल ऑफ डीसीटी। दहीम सेल को सा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। यहां पर एक और सेल होती है बेटा जो इनके बीच में रहती है, तो चले बेटा उसको मैं एक और कलर से लाऊंगा, ब्राउन कलर से मैं लाऊंगा। ये बेटा इसके बीच में एक और ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो बेटा इनके बीच में होती है, मैक्युला डेंसा सेल्स ऑफ डीसीटी एंड जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, इनके बीच में एक और ग्रुप ऑफ सेल्स होती है and those cells are called as extra mesangial cells or Lassus cells or Paul-Kieson cells or Gourmet-Thys cells। बेटा आज के बाद आप याद रखेंगे between the macula densa cells of DCT and JG cells of efferent arteriole there is another group of specialized cells। ये भी बेटा रिजेंबल करते हैं स्मूथ मसल जैसे, स्मूथ मसल सेल जैसे, and those cells are called as शाबाश extraglomerular mesangial cells। इनको क्यों बेटा हम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाहर है ना, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स नेबरिकिन छनाई तब इसमें एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल्स। इनको हम एक और नाम देते हैं लेसिस सेल्स, क्योंकि ये लेस लाइक होती है, लेस जूते में लेस होती है ना, बराबर ये लेस लेस है ना सा बराबर लेस लाइक होती है। इनको क्यों हम पॉल कीसन सेल्स कहते हैं, पॉल कीसन मींस ये कुशन लाइक होती है, इसीलिए बेटा इनको कभी कभी हम पॉल कीसन सेल्स कहते हैं बिकॉज दे आर कुशन लाइक। लेसिस सेल्स इसलिए बिकॉज दे आर लेस लाइक। गुरमेट-थाइस सेल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको पहली बार डिस्कवर बेटा एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था गुरमेट-थाई, तो इसीलिए बेटा इनको एक नाम दिया जाता है दैट्स कॉल्ड एज गुरमेट-थाइस सेल्स। तो क्या मैं अब हक के साथ बोलूं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus is made up of 3 types of cells: macula densa present in the wall of DCT, shabash Gourmet-Thys cells present between the shabba DCT and beta efferent arteriole,
and juxtaglomerular cells that are present in the wall of afferent arteriole. So collectively these cells form a structure and that structure is called a juxtaglomerular apparatus. अब अगर बेटा आप इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से देखना चाहते तो चले बेटा अब आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से दिखाया जाएगा, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, अच्छे बच्चे जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए बेटा अब इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा। ये है बेटा आपका स्ट्रक्चर juxtaglomerular apparatus। थे तो मैं बेटा योर कुन नजर ये कहना ये डीसीटी, ये है ना यहाँ पे बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल। जो ये डीसीटी है ये एफरेंट आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में आ रहा है ना, जो मैंने अभी आपको डायग्राम पे भी दिखाया। अगर आप डायग्राम और देखना चाहते हो, ये है ना बेटा आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये आपके बेटा शाबाश इसके साथ आ रहा है ना बेटा डीसीटी के साथ, ये कांटेक्ट है ना। इसी डायग्राम को मैं अब जूम करने जा रहा हूं और बेटा अब आपको एक डायग्राम आ रही है ये वाली, जूम करके देख लो। दिस इज डीसीटी एंड दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्वेश्चन है, वॉल ऑफ डीसीटी इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। एक क्या चुना है खास किस्म बेटा सेल्स उछा जिनको आप यहां पर देख रहे हो, दीज सेल्स जहां पे मैंने ब्लैक पेन से बेटा शाबाश टिक किया, तो these are macula densa. So macula densa cells are present in the wall of DCT at the time at the shabash point of contact. उसके बाद बेटा आप इनके बीच में ब्लू सेल्स देख रहे हो एंड these are called as extraglomerular mesangial cells और बेटा Gurmagthai cells और Lessis cells और Pulkyson cells। और उसके बाद बेटा अगर अब आप देखोगे वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, यहां पे ब्लैक सेल्स देखते हो एंड these are called as juxtaglomerular cells। सो ये तीन सेल्स मिलजुल के एक apparatus बनाते हैं एंड दैट्स कॉल्ड juxtaglomerular apparatus, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग फॉर ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, जो जीएफआर को मेंटेन करके रखता है 20% पे, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। कैसे, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो बेटा एक बैनर के तले आपको पढ़ाएंगे जहां पे इस कॉन्सेप्ट की खाल खींची जाएगी, दैट इज ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो ये था बेटा आपका juxtaglomerular apparatus। इस पे बेटा अब आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठेगा ना बेटा कि जो मैक्युला डेंसा सेल्स है सर इनका काम क्या, जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल्स है इनका काम क्या, और जो juxtaglomerular सेल्स है इनका काम क्या। नो डाउट बेटा ये जीएफआर को मेंटेन करते, मत देखना है ना कि इनकी अलग अलग फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल फंक्शन इसकी क्या है। अल्लाह पाक ने इनको ऐसे ही तो नहीं रखा होगा ना, इनकी कोई ना कोई फंक्शन है ना कुछ तो ये करते होंगे ना, जिसकी वजह से बेटा ये जीएफआर को क्या करते हैं, मेंटेन। तो बस बेटा इनका फंक्शंस याद रखो और ये जीएफआर को मेंटेन करते हैं वो याद रखो। कैसे करते हैं वो हम बेटा ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में याद रखें। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी बेटा जल्दी जल्दी प्लीज। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो देखेंगे बेटा जो मैक्युला डेंसा सेल्स है या juxtaglomerular सेल्स है या पॉलकीसन सेल्स है इनका काम क्या। मैक्युला डेंसा सेल्स आर सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। इसका गोट तामत याद बेटा, मैंने अभी आपको कहा कि दे आर कीमो रिसेप्टर सेल्स, और ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं बेटा, NaCl। वही बात सवाल, सर क्या ये सेंसिटिव होते हैं टू हाई लेवल ऑफ NaCl कि सेंसिटिव होते हैं टू लो लेवल ऑफ NaCl। अगर बेटा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंच रहा है आपके डीसीटी में, अगर क्या पहुंचेगा, अगर उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पे जो बेटा डीसीटी की ओर आ रहा है उसमें NaCl कम है, क्या है बेटा, NaCl कम, तैयार रहिए बेटा कि जो आपके मैक्युला डेंसा सेल्स है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपके डीसीटी में पहुंच रहा है, अगर किसी वजूहत से उसमें सोडियम क्लोराइड कम होगा, नॉर्मली मैंने अभी कहा कि उसमें सोडियम क्लोराइड कितना होना चाहिए बेटा, 10%, अगर अल्लाह पाक की कसम 10% से कम है सोडियम क्लोराइड, तो तैयार रहिए आपकी मैक्युला डेंसा सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी। उसके बाद बेटा जो juxtaglomerular सेल्स है ये कब किसके लिए सेंसिटिव होती है, मैंने कहा कि दे आर जस्ट लाइक बेटा स्मूथ मसल सेल्स, दे आर सेंसिटिव टू लो ब्लड प्रेशर डिटेक्टेड बाय इट्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अगर बेटा किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, या बात याद याद को सेल का खतरे सेंसिटिव, अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जब ब्लड बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल की ओर आएगा उसको फ्लो ज्यादा होगा कि कम, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम फ्लो कम, तो बेटा जो आपका juxtaglomerular सेल्स है वो बेटा जो लोकेट है एफरेंट आर्ट्रियोल में वो स्टिमुलेट हो जाती है, और वो जब स्टिमुलेट होती है तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज रेनिन। याद था,
सो आज के बाद बेटा याद रखेंगे, किडनी से एक हार्मोन निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन भी मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने वो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था कि किडनी से एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, जब किडनी को ऑक्सीजन कम मिलता है तो एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, फिर एरिथ्रोपोइटिन ब्लड में जाता है, बोन मैरो में, और आरबीसीज की प्रोडक्शन करता है। किडनी से एक और हार्मोन निकलता है, दैट इज रेनिन। कब, कौन निकालता है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। कब निकालते हैं? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो कुछ ऐसा होता है कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं व्हिच लाइंस द बेटा शाबाश एफरेंट आर्टरियोलर वॉल, तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं रेनिन। एक और चीज बेटा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रेनिन को प्रोड्यूस करवाएगा, that is they also secrete renin when stimulated by macula densa cells। अगर बेटा NaCl आपके डिस्टल कल्वलेटेड ट्यूब्यूल में कम है, सपोज ये आपका डिस्टल कल्वलेटेड ट्यूब्यूल है, इसमें NaCl क्या है? कम। स्टिमुलेट क्या होंगे बेटा? शाबाश, अभी मैंने कहा मैक्युला डेंसा सेल्स, ये मैक्युला डेंसा सेल्स इंफॉर्मेशन भेजेंगे, स्टिमुलेट करेंगे किनको बेटा? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को, और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से एक हार्मोन निकलेगा एंड दैट्स कॉल्ड एज रेनिन। ये करेगा क्या? वो बेटा मैंने और कहा कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं बेटा पढ़ाऊंगा ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी में। फिलहाल बेटा मैक्युला डेंसा सेल्स आर सेंसिटिव टू लो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl in शाबाश DCT, while juxtaglomerular cells are sensitive to low blood pressure that flows in the efferent arteriole। अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड फ्लो एफरेंट आर्टरियोल में कम होगा। तैयार रहिए, वहां पर जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स है उसके वॉल में वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स कॉल्ड रेनिन। उसके बाद बेटा द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मरूज, दैट इज ब्याक सेल, दैट्स कॉल्ड रेसिस सेल, और गुरुमेक्थाई सेल, और एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल, और पॉल्किसन सेल, उनका फंक्शन क्या है? The specific function of extraglomerular mesangial cell is not well understood। अभी तक बेटा इनका स्पेसिफिक फंक्शन पता नहीं चला है, मगर देखा गया है कि इनमें एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन होता है। सो दैट मींस कि बेटा ये हमारे लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स एरिथ्रोपोइटिन। सो जब किडनी की ओर ऑक्सीजन कम चला जाता है तो किडनी को हाइपोक्सिया होता है, तो एट दैट टाइम किडनी बेटा एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है इन्हीं लाइसिस सेल से, या एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल से, या गुरुमेक्थाई सेल से, या पॉल्किसन सेल से, और ये एरिथ्रोपोइटिन अब ब्लड के जरिए बोन मैरो में जाता है, और बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आरबीसी ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा, और टिश्यूज को ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा। और देखा गया है कि बेटा इससे एक हार्मोन भी निकलता है, दैट्स कॉल्ड एज रेनिन। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं? रेनिन दो सेल से निकलता है इन जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। One is juxtaglomerular cells and another is the शाबाश बेटा आपका गुरुमेक्थाई सेल्स या लेसिस सेल्स या एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल्स। तो अब बेटा आपने याद रखा कि जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus, इससे दो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वन इज कॉल्ड एज रेनिन एंड अनदर इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइटिन। सो ये था बेटा आपका जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus जो आपने बेटा यहां पे पढ़ा। तो कल के लेक्चर में अब हम देखेंगे, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus आपका क्लियर हुआ, तो कल के लेक्चर में अब हम देखेंगे कि जो DCT है उसमें